आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है छंद। ठीक है मेरे भाई, आप यदि 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं, जो मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा ये बिल्कुल कंसेप्ट से होगा, एकदम लाइन बाय लाइन होगा। एक एक चीज को हम लिखते हुए चलेंगे और एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे ताकि हमारा एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ये छंद है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है क्या, इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए आज के समय में हम कोई शायरी सुनते हैं तो शायरी का कोई मतलब नहीं होता है, उस शायरी का कोई बस एक तुकबंदी करके हम अपनी शायरी को बनाते हैं। तुकबंदी का मतलब होता है कि शायरी के कुछ शब्द ऊपर वाले और नीचे वाले चरणों में मिल जाते हैं, इसलिए वो शायरी कहलाती है, लेकिन वास्तव में उनमें कोई मात्राओं की गणना नहीं होती है। लेकिन मेरे भाई जो हम छंद की बात करते हैं ना, आज से 500-600 साल पहले जो ऋषि मुनि ने अपने काव्य को, दोहे को, कुंडलियों को, छप्पे को, चौपाइयों को जो लिखे हैं, उनमें एक एक मात्राओं को ध्यान देते हुए उन सभी काव्यों को लिखे, उन सभी रचनाओं को, उन सभी कविताओं को लिखे हैं। ठीक है, तो उन्हीं मात्राओं को गणना करना, उन्हें एक क्रम से पढ़ना, वही हमारा छंद कहलाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे कि छंद के बारे में, और हर एक परिभाषा भी लिखेंगे कि हम परिभाषा एग्जाम में कौन सा लिखेंगे, और हर एक परिभाषा के उदाहरण को भी लिखेंगे ताकि हमें पूरा नंबर हमें एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये वही चीज है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और एक एक चीज को एकदम ध्यान से सीखते हुए चलिएगा। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि छंद का अर्थ क्या होता है, छंद का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो छंद का अर्थ होता है मेरे भाई, छंद का मतलब होता है, ऐसे आप लोग लिखना, छंद का मतलब होता है बंधन, किसी चीज को बांध लेना। इन सब चीजों के बारे में संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक, यति, गति आदि नियमों में यदि हम किसी भी रचना को यदि बांध लेते हैं, किसी कविताओं को यदि हम बांध लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है, तो मेरे भाई याद रखना, छंद का सबसे पहले उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या है, हम लोग तो छंद कहते हैं लेकिन छंद का एक दूसरा नाम है, छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल होता है। ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या होता है, पिंगल। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि छंद आया कहां से है, ये भी तो आप ध्यान दीजिए कि छंद आया कहां से। ध्यान से देखिए, एक हमारे पास बुक थी, एक भारतीय साहित्य में एक बुक थी, बुक का नाम था पिंगल शास्त्र। याद रखना मेरे भाई, पिंगल शास्त्र। ठीक है, इस पिंगल शास्त्र को ही हम छंद शास्त्र कहते हैं, इस पिंगल शास्त्र को ही हम छंद शास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखना। इस पिंगल शास्त्र को लिखने वाले, इसके लेखक कौन थे, ये भी आप लोग याद रखना। पिंगल शास्त्र को लिखने वाले लेखक थे पिंगल मुनि। ठीक है, पिंगल मुनि थे, और यहीं से छंद आया है, यहीं से छंद आया है। इस पिंगल शास्त्र के बुक से या छंद शास्त्र के बुक से छंद लिया गया। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से किया गया, ऋग्वेद में किया गया। छंद का अर्थ क्या होता है, बंधन होता है। छंद का दूसरा नाम क्या होता है, पिंगल होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इतना ही मेन चीज आपसे पूछी जाती है। ठीक है, देखिए अब आइए परिभाषा के बारे में, तो छंद की परिभाषा होती क्या है। देखिए अब हम सीखेंगे कि छंद की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब हम कविताओं को एक मात्रा के अनुसार, एक वर्ड के अनुसार, एक गिनती के अनुसार, एक क्रम के अनुसार, यति गति का ध्यान रखते हुए, चरणों का ध्यान देते हुए, तुकबंदी का ध्यान देते हुए यदि हम उस कविता को यदि अच्छे से सजा देना, तो वो कविता मेरे भाई क्या कहलाती है, वो कविता छंद कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका यदि अगर परिभाषा के रूप में यदि देखेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वर्णों की संख्या, किसकी बात की जा रही है, वर्णों की संख्या को, वर्ण का मतलब क्या हो गया, उसमें स्वर आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, तो जब वर्णों की संख्या को क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति गति, ये मैं आपको सब समझाऊंगा, ये क्या होता है इसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, बस मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं। ठीक है, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति गति, यति का मतलब विराम होता है, गति का मतलब किस तेजी से हम पढ़ते हैं, आदि नियमों को ध्यान रखते हुए यदि शब्द योजना की जाती है, एक शब्द का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम लोग छंद कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, बोलोगे हाँ भैया। अच्छा ये देखिए, हमारे शरीर में कितने अंग है, बोलोगे भैया हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, पैर है, मतलब हमारे शरीर में एक एक अंग है,
उसी तरह छंद के भी अंग होते हैं, छंद के भी अवयव होते हैं। यानी एक छंद का निर्माण करते समय कुछ अवयव भी होना जरूरी होता है हमारे छंद में। एक भी अवयव यदि नहीं होगा छंद में तो वो छंद नहीं माना जाएगा। अगर आपके शरीर में यदि ये हाथ ही नहीं है तो आपका पूरा संपूर्ण शरीर माना जाएगा? बोलोगे नहीं भैया। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, जो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि छंद के अवयव कितने हैं। ठीक है, छंद के यदि मैं आपसे पूछूं कि अवयव कितने हैं तो आप लोग बताना भैया छंद के अवयव टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, मैं आपको 7 अभी पढ़ाऊंगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि छंद के भेद कितने होते हैं, छंद के भेद कितने होते हैं, तो छंद के भेद या छंद के प्रकार कितने होते हैं? टोटल 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद ये क्या होते हैं। उसी में हमारा आएगा दोहा, रोला, सोरठा, चैपाई, हरिगीतिका, गीतिका, बरबे, उल्लाला, कुंडलियां, छप्पे, ये सारे चीज आने वाले हैं इसमें छंद के भेद में। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहना, हम आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, होता क्या है मेरे भाई कि हम लोग क्रम से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ट्रिक के पीछे भागने लगते हैं। जब ट्रिक हमारे सामने नहीं समझ में आती, जब हमको लिखना होता है, जब हमको समझना होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को लगाना होता है, तो उस समय हम ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले इसे नोट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे छंद के अवयव के बारे में। देखिए आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि छंद के अवयव कितने होते हैं। अवयव का मतलब ये होता है कि शरीर की ये पूरी जान होते हैं, यानी छंद की पूरी ये जान होते हैं। इनके बिना कोई भी छंद नहीं बन सकता है। ठीक है, इनमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान दिया जाता है किसी भी छंद को बनाने के लिए। जैसे ध्यान से देखिए, आपने ये वाली तो कविताएं जरूर सुनी होगी, ये वाली जो आपको दोहा आपको जरूर सुना होगा, लेकिन इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? इसका भी तो निर्माण किसी न किसी तरीके से हुआ है। कैसे इसको बनाया गया है? जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरु द्युति होई। ठीक है, अभी हम अर्थ की ओर नहीं जाएंगे, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बना कैसे, आखिर इसको कौन बनाया कैसे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर। तो इन सबको बनाने के लिए जो पुराने, जो हमारे वैदिक लोग थे ना, जो पुराने कवि लोग थे ना, कुछ कंसेप्ट को आधारित करते थे। कौन कौन से वो कंसेप्ट थे? उन्होंने मात्राओं का ध्यान दिया, इसमें उन्होंने वर्णों का ध्यान दिया, उन्होंने इसकी गति का ध्यान दिया, उसमें इन्होंने विराम का ध्यान दिया, उसमें इन्होंने तुकबंदी की, जैसे सोई, हुई, सून, चून, और उन्होंने गढ़ का ध्यान दिया और उसमें चरणों का ध्यान दिया। इन सभी नियमों का पालन करके उन्होंने एक दोहा को निर्माण किया, यानी किसी भी रचना का निर्माण किया। ठीक है, तो ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको सिखाता हूं कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के हमारे हिंदी में मात्रा होती है, एक मात्रिक, एक द्विमात्रिक। मात्रा कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक मात्रिक, एक द्विमात्रिक। इससे अलावा कोई भी मात्रा अलग नहीं होती है। ध्यान से देखिए, मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है एक मात्रिक। ठीक है, मेरा फेस भले ही नहीं दिख रहा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा। एक हमारा होता है एक मात्रिक, एक हमारा होता है द्विमात्रिक। ठीक है, जिसमें एक मात्रा हो, जिसमें एक मात्रा हो वो हमारा एक मात्रिक कहलाता है। जैसे हम क्या इसकी बात कर रहे हैं? अ, ई, ओ, री, ये एक मात्रिक है। ठीक है, अगर इसमें द्विमात्रिक की बात की जाए तो अ का बड़ा मात्रा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई का बड़ा मात्रा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ऊ का बड़ा मात्रा बड़ा ऊ हो जाएगा। इसके बाद इसमें ए को रखा गया है, ए को रखा गया है, ए, फिर ओ को रखा गया, फिर ओ को रखा गया। ठीक है, इन सब मात्राओं को हम लोग द्विमात्रिक कहते हैं। ऊपर वाली मात्रा क्या है? एक मात्रा है। नीचे वाली मात्रा क्या है? 2 मात्रा है। ठीक है, जैसे इसको ध्यान से देखिएगा, अ, ई, उ, री, इसमें एक मात्रा है, और यहाँ पे आ, ई, उ, ए है, इसमें 2 मात्रा है। ठीक है, आगे देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। इन दोनों वर्णों को ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं लघु वर्ण, ठीक है, एक होते हैं दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण, ठीक है। लघु वर्ण में कौन कौन से आते हैं? लघु वर्ण का मतलब जो छोटे होते हैं, जिनको हम एक गिनते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। जो एक मात्रिक है वही लघु वर्ण होते हैं, और इनको हम एक गिनते हैं। कितना गिनते हैं? एक गिनते हैं। ठीक है, इनको हम कितना गिनते हैं मेरे भाई? इनको हम एक गिनते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। आगे देखिए, दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं? जैसे हो गया आ हो गया, ई हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ओ हो गया। इन सबको हम 2 मात्रा में गिनते हैं। कितने मात्रा में गिनते हैं? 2 मात्रा में। इस चिन्ह को हम लोग वर्तुल कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्तुल कहते हैं। ठीक है, वर्तुल कहते हैं। ठीक है, तो 2 चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया।
मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा दो प्रकार की होती है, एक एक मात्रिक होता है, एक दो मात्रिक होता है। जैसे अ ई उ ऊ ये एक मात्रिक होते हैं, इन्हें एक मात्रा कहते हैं। और द्विमात्रिक में ये जितनी भी मात्रा आपको दिखा रहे हैं इसमें दो मात्राओं का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये दो मात्रिक होते हैं। ठीक है, देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वर्ण, एक दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में अ ई उ ऊ इसको एक गिनते हैं, और दीर्घ वर्ण में आ ई उ ए ऐ ओ औ इसे वर्तुल कहते हैं और इसे दो गिनते हैं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, जब हम इसको बनाएंगे तब यहाँ पे आप सारी चीजों को सीख लेंगे। आगे देखिए, तीसरा नंबर पे हमको ये देखना है गति किसे कहते हैं। देखो काव्यों को पढ़ने की भी एक गति होती है, हम काव्य को किस गति से पढ़ रहे हैं ये हमारी लय पर निर्भर करता है। अगर इस काव्य को एक बार खूब तेजी से पढ़ के देखिए और एक लय में पढ़ के देखिए, दोनों में बहुत अंतर आएगा आपको। जैसे इसको पढ़ के देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नौ भरे मोती मानुष चून, ये हमने राग में पढ़ा है। ठीक है, और इसको कोई एकदम तेजी से पढ़े, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नौ भरे मोती मानुष चून, आपको कैसा लगा? आपको अच्छा नहीं लगा? इसलिए एक चीज ध्यान देना कि कभी भी हम काव्य को पढ़ते हैं उसको एक गति में पढ़ते हैं, एक लय में पढ़ते हैं। एक लय में पढ़ने के बाद वो हमारी क्या कहलाती है? काव्य की एक रचना की गति कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं। देखिए काव्यों को पढ़ते समय कहीं ना कहीं हमें सांस लेने की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं हमें रुकने की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं हम विराम करने की आवश्यकता में पड़ जाते हैं। तो जहां ही हम विराम करेंगे वहां पे एक जहां ही हम रुकने की कोशिश करेंगे, सांस लेने की कोशिश करेंगे, वहां पे एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वही विराम हमारी इस भाषा में, इस छंद में यति कहलाती है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम पढ़े, मेरी भव बाधा हरो, फिर हमने क्या लिया? कामा लिया, मतलब विराम से लिया। राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरु तो धोती होई, मतलब हमने जहां पे सांस लिया वहां पे हमने क्या किया? हमने वहां पे विराम लगा दिया। ठीक है, तो काव्यों को पढ़ते समय, कविताओं को पढ़ते समय हमें जहां भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है वहां पे यति होता है। ठीक है, आगे देखिए, तुक किससे कहते हैं? ये तुकबंदी एक बात ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, तुकबंदी शायरी में भी होती है, तुकबंदी वार्णिक छंद में भी होती है, तुकबंदी मात्रिक छंद में भी होती है। तुक मेरे भाई इस दुनिया में जितनी भी कविताएं लिखी जाती है सब में होती है। आप एक बार अपने सभी काव्यों को देखिएगा, आपके अंत में एक तुकबंदी जरूर मिलेगी। मतलब ये देखिए, सोई हुई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलोगे हाँ भैया। सुन चून ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो चरणों के अंत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो मिलते हुए रहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। सोचिए आज से 500 साल पहले ये सब कवि इन सब चीजों को ध्यान देते हुए लिखे हैं। आज के टाइम पे वो सब कोई नहीं करता है, लेकिन आज से 500 साल पहले ये सब किया गया है। ठीक है, देखिए गढ़ क्या होता है? परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो ये गढ़ है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। 10th हो या 12th हो, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो गढ़ पूछा जाता है। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान देना। चरण किसे कहते हैं? पाद किसे कहते हैं? दोनों का नाम एक ही है। कामा से पहले यानी विराम से पहले एक चरण, विराम के बाद एक चरण। देखो यहाँ पे विराम से पहले ये पूरा एक चरण हो गया, विराम के बाद ये दो चरण हो गया। विराम से पहले एक चरण, विराम के बाद दो चरण, एक चरण। मतलब जहां पे भी विराम हो गया ये एक चरण, ये दो चरण, ये तीन चरण, ये चार चरण। इसमें कितने चरण है आप लोग बताइए? एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण। यानी एक पंक्ति हमारी एक चरण कहलाती है। ठीक है, एक पंक्ति हमारी एक चरण कहलाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, इन सबकी परिभाषा एकदम क्रम से लिखे गए हैं, विधिवत लिखे गए हैं, आप वहां से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा कंसेप्ट का नॉलेज एकदम बढ़िया तरीके से आपको दे रहा हूं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, देखिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि हम इसको पहचानते कैसे हैं, पहले इसको बनाते कैसे ये भी ध्यान दीजिएगा। मात्राओं का गणना हम कैसे करते हैं, यानी लघु का उपयोग कैसे करते हैं, दीर्घ का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं मेरी। ठीक है, देखिए हम इसको अलग से आपको बनाने का प्रयास करते हैं मेरी। मेरी का वार्णिक विच्छेद एक बार करके आप लोग दिखाइए तो मेरे भाई। तो मेरी को बोलोगे भैया ऐसे, म धन ए धन र धन ई, होगा कि नहीं होगा? अरे मेरी को मेरे भाई तोड़ोगे तो ऐसे ही टूटेगी ना। आप अपने दिमाग में मेरे भाई एक चीज हमेशा ध्यान देना कि व्यंजन का कभी भी मात्रा नहीं गिना जाता है, हमेशा स्वर की मात्रा गिनी जाती है। मतलब इस म का कोई मात्रा नहीं होगा मेरे भाई, ये चीज कंसेप्ट आप ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा होती है स्वरों की। तो ए की मात्रा क्या होगी? ए की मात्रा होगी मेरे भाई वर्तुल, वर्तुल यानी एस। ए की मात्रा क्या होगी? एस। बात समझ में आ रही है?
और बड़ी ई की मात्रा क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा भी एस होगी, यानी ये भी मात्रा क्या होगी, एस होगी। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं भैया? तो यहाँ पे यस हो गया, यहाँ पे हो गया, मतलब इसको हम कितना काउंट करेंगे तो बोलोगे भैया इसको 2 गिनेंगे, इसको भी कितना गिनेंगे, 2 गिनेंगे, तो कुल मात्रा कितनी हो गई, 4 मात्रा हो गई। कुल मात्रा कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मेरी में, तो यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 2 का। समझ में आ रहा है? र में ई की मात्रा है तो ई की, बड़ी ई की मात्रा होगी तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एस का। ठीक है, देखो भ व, इसमें अ छुपा है, इसमें भी अ छुपा है। ठीक है, देखिए पहले एक दो शब्द आप देख लीजिए, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि सबको ये समझ में आ जाए। तो जब भ को तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा, भ धन अ धन व धन अ। तो इनका तो कोई मात्रा नहीं होगा क्योंकि ये तो व्यंजन है। स्वर का मात्रा होगा तो अ का मात्रा कितना होता है, अ की मात्रा 1 होती है, और यहाँ भी अ की मात्रा 1 होती है, इसलिए भाव की मात्रा कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे एक बार बना के दिखाइए मेरे भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखो बाधा है तो ब में आ छुपा हुआ है, इसलिए आ की मात्रा के लिए हम लोग ऐसे लगाएंगे, यहाँ भी ऐसे हम लोग लगाएंगे बाधा के लिए। यहाँ पे ह हमारा अकेला है इसलिए इसको हम 1 बनाएंगे। र में औ की मात्रा लगी हुई है इसलिए औ के लिए मेरे भाई हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एस बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे राधा है तो राधा के लिए हम क्या बनाएंगे, आ है तो यहाँ पे हम क्या छुपाएंगे, आ क्या हो गया, राधा हो गया। ठीक है, देखो नागरी है तो नागरी के लिए यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे आ छिपा हुआ है, आ के लिए हम 2 की मात्रा, ग में अ छुपा हुआ है इसलिए 1 की मात्रा, यहाँ पे छोटी ई है तो छोटी ई के लिए देखो 1 की मात्रा होती है, बड़ी ई के लिए 2 की मात्रा होती है। सोई, सोई क्या है, सोई में देखो यहाँ पे ऐसे ओ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे 2 का प्रयोग होगा, और ई में देखो मेरे भाई ई की मात्रा है इसलिए यहाँ पे 1 का प्रयोग होगा। बात समझ में आ रही है? अगर इन टोटल मात्राओं को यदि काउंट किया जाए तो देखो यहाँ पे कामा से पहले कितनी मात्रा है, 2, ऐसे गिनना है इसको, 2 2 4 2 3 6, अभी 1 को नहीं गिन रहा हूं, सिर्फ अभी 2 वाले को गिन रहा हूं, 2 2 4 6 2 8 2 10, 10 ये हो गए, 11 12 13, टोटल पहले वाले में कितने हैं, 13 है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए, 10 11 12, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11, एक बार फिर से गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, टोटल कितनी मात्रा है, 11 मात्रा है। बात समझ में आ रही है, 13 11। अब इसको हम बना के दिखाते हैं, जैसे देखो जा तन, यहाँ पे दीर्घ ई है तो दीर्घ ई की मात्रा क्या होगा, एस होगा। ठीक है, झाई, झा में क्या है, आ है और यहाँ पे दीर्घ ई मात्रा है मेरे भाई, तो जब दीर्घ ई मात्रा होती है तो यहाँ पे किसका बनाते हैं, ई, यानी 2 का बनाते हैं। परे, परे में क्या है, 1, और र में ए की मात्रा है, ए की मात्रा होती है तो यहाँ पे 2 का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए इसका बना के दिखाइए, तो ये हमारा हो जाएगा, स में आ जुड़ा हुआ है इसलिए एस बन जाएगा, एम अकेला इसलिए हमारा 1 बनेगा। हरित में क्या होगा, 1, छोटी ई है 1, तो हमारा 1 है, दूती में छोटा ऊ है 1, तो में छोटी ई है 1, हो में ओ आया है इसलिए 2, ई में छोटी आया इसलिए 1। एक बार काउंट करके देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11, और जब 13 11 आते हैं तो ये चीज कहलाते हैं दोहा। क्या कहलाते हैं, दोहा। आज की बात नहीं की जा रही है, ये 500-600 साल पहले तुकबंदी करके इसे बनाया गया था। सोचिए, ये होता है मेरे भाई, ये पूरे कंसेप्ट के आधार पे हमारा छंद का निर्माण होता है, और इस तरीके से हम अपने एग्जाम में इन सभी परिभाषाओं को, इन सभी चीजों को लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आपको कितना आसान लग रहा है बनाने के लिए, एक बार इसको बना के दिखाइए, एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं जब आपको बताऊंगा तब आपको ये समझ में पूरा आ जाएगा। एक बार अपने से बना के देखिए मेरे भाई कि हमको कितना आ रहा है। जब आप मेरे भाई गलती करोगे तब आप सीख जाओगे एक ही बार में। ठीक है, देखिए जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उभरे मोती मानुष। देखो यहाँ पे र अकेला है, ए बन जाएगा। ह पे छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए 1 बन जाएगा। मन अकेला है, अकेला बना दे। देखो प में आ छुपा हुआ है, न में बड़ी ई छुपी हुई है इसलिए डबल यस बनेगा। देखो रा में आ है इसलिए यस बनेगा। ठीक है, ख में छोटी ई है इसलिए 1 बनेगा, और यहाँ पे ए है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए है, और ए के लिए हम लोग वर्तुल का प्रयोग करते हैं यानी एस का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। देखो बीनू है तो एक एक बन जाएगा, छोटी छोटी, और यहाँ पे देखो पानी है तो यहाँ पे दो दो बन जाएगा। सब शून्य मतलब सब का क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, और शून्य का मतलब हो गया यहाँ पे दीर्घ की मात्रा, इसलिए यहाँ पे दो बनेगा और यहाँ पे एक बनेगा। एक बार काउंट तो करो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी आगे वाली मात्रा में कितना गया 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 13 11। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि 13 11 क्या होता है, 11 13 क्या होता है, 12 7 क्या होता है, 26 क्या होता है, 24 क्या होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं। पानी गए नु बरे मोती मानुष चून, तो पानी में क्या है, यहाँ पे एस है, ई में क्या है, यहाँ भी क्या बनेगा, वर्तुल बनेगा। देखो ग अकेला है, ए हमारा अकेला है, लेकिन क्या कहलाएगा, वर्तुल में कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे एस बनेगा। ठीक है। न अकेला है इसलिए एक, ऊबरे बड़ा हुआ है इसलिए दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे ए की मात्रा इसलिए एस। काउंट करके देखना, मोती क्या है, यहाँ पे क्या है एस, यहाँ भी वर्तुल बनेगा, यहाँ भी वर्तुल, यहाँ छोटा हुआ इसलिए एक, यहाँ भी छोटा है इसलिए एक, यहाँ च बड़ा हुआ इसलिए दो, और न अकेला इसलिए एक। एक बार काउंट करके देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, और 13 और 11 हो गए, तो ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे दोहा। क्या होंगे, दोहा होंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि 13 11 क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि 13 11 में दोहा किस लिए करते हैं। ठीक है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मेरा छंद का अवयव है, जो छंद के अंग है, ये सब क्या होते हैं। ठीक है। क्लियर हो यहां तक कि नहीं, बोलो भैया हाँ। मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं कि ये गण क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार बना के लिखा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान देना, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चीज है। ठीक है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या टोटल 8 है। ठीक है। गणों की संख्या टोटल कितनी है, 8 है। ठीक है। आप लोग ये सोच रहे हो मेरे भाई कि मैं चौपाई पढ़ा दूं, दोहा पढ़ा दूं, रोला पढ़ा दूं, सोरठा पढ़ा दूं, लेकिन ये जानने के बाद आप पढ़ोगे, आपके लिए पूरा आसान लगेगा, एकदम आसान लगेगा। पूरा आसान नहीं, एकदम आसान लगेगा आपके लिए। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको गढ़ पढ़ाऊंगा। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं जब एग्जाम दे रहा था क्लास 12 का, तो उसमें पूछा था जगड़, जगड़ का मान कितना होता है, और मैं वहां पे गलती किया था, मुझे नहीं आया था। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से आपको सिखाऊंगा कि आप भी वो गलतियां ना करना। ठीक है। देखिए, सीखिए। ठीक है। देखिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं गढ़ किसे कहते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग लिखिएगा, ऐसे हेडिंग लगाइए मेरे भाई, गढ़। ठीक है। गढ़ किसे कहते हैं, इसको हेडिंग लगा के आप लोग लिखिएगा कि छंद में गढ़ों की संख्या, छंद में गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यही पूछा जाता है। ठीक है। छंद में गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। गढ़ कहते किसको है, 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक आप लोग याद रखना, इसकी ट्रिक हमेशा याद रखना। ऐसे ऐसे लिखना, यमाता, यमाता, राजभान, सलगा। बहुत शानदार ट्रिक है, हर एक बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऐसी ट्रिक है जो आपको कम समय में आपको ज्यादा नंबर देके जाएगी। यमाता, राजभान, सलगा, और यहां से हम लोग 8 गढ़ को निर्माण करने वाले हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक, हम यहाँ पे 3-3 शब्द लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ना 3 वर्णों के समूह को, तो आगे से 3 लीजिए, य म त, यमाता। तो आगे से 3 लेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, यमाता होगा। ठीक है। अब य को छोड़ दीजिए, अब य के बाद 3 लीजिए तो मां तारा। क्या होगा, लिखना आप लोग, क्या होगा, मां तारा, मां तारा। अब म शब्द हो गया ना, म को भी छोड़ दीजिए, अब लिखिए ताराज। क्या लिखिए, ताराज आप लोग लिखिए। ठीक है। अब यहां पे देखिए, त शब्द को भी छोड़ दीजिए, अब लिखिए राजभा। अब क्या लिखिए, राजभा। राजभा हो गया। अब यहां पे देखिए, र को भी अब छोड़ दीजिए, अब यहां पे लिखिए जभान। क्या लिखिए, जभान लिखिए। ठीक है। अब जो को भी छोड़ दीजिए, अब लिखिए भानस। ठीक है। अब क्या लिखिए, भानस लिखिए।
ठीक है, अब भाव को भी छोड़ दीजिए, अब लिखिए नस्ल लिखिए। क्या लिखिए? नस्ल लिखिए। अब उसके बाद देखिए नौ को भी छोड़ दीजिए, अब लिखिए सलगा लिखिए, सलगा। अब सौ को यदि छोड़ देंगे तो क्या मुझे 3 वर्ण मिलेंगे? नहीं भैया, 3 वर्ण नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं मेरे भाई? बहुत आसान सा कंसेप्ट है। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। 3 वर्णों को लेना है, गणों की संख्या 8 होती है। ये कंसेप्ट लगा के आप कोई भी गण को निकाल सकते हैं मात्र चुटकियों में। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक आपको सिखा रहा हूं। देखिए इसको बनाइए, यह हमारा अकेले है, एक मात्रा। त में आ लगा इसलिए 2 मात्रा, म में आ लगा इसलिए 2 मात्रा। समझ में आ रहा है? मात्रा में क्या है? यहां भी 2 मात्रा, यहां भी 2 मात्रा, यहां भी 2 मात्रा। ठीक है, तराज में क्या होगा? ता में 2 मात्रा, र में आ है और ज हमारा अकेला है इसलिए 1 मात्रा। ठीक है, राजभा, र में आ की मात्रा इसलिए 2 मात्रा, ज हमारा अकेला है इसलिए 1 मात्रा, भ में आ की मात्रा इसलिए ये 2 मात्रा। देखो जभान में क्या है? 1 मात्रा, भ में दीर्घ मात्रा हो जाएगी और न हमारा अकेला 1 मात्रा। भानस में क्या है? भ हमारा क्या है? तो भ हमारा दीर्घ है इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा और न स अकेले है इसलिए 1 मात्रा। ठीक है, नस्ल में क्या है? तीनों अकेले हैं इसलिए तीनों 1 मात्रा हो जाएंगे। और सलगा में क्या है? स और ल अकेले हैं और बाकी गा हमारा दीर्घ है इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा। अब इसको लिखते कैसे है? ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या है? ये नाम बहुत जरूरी है, यही नाम पूछा जाता है आपसे। ठीक है, जैसे ये यदि आपको ऐसा दिख गया, काव्य में यदि आपको ऐसा दिख गया और आपसे पूछ दिया कि इसका नाम क्या है, तो आप लिखना है इसको कहते हैं यगड़। य से क्या बना है? यगड़ बना है। ठीक है, म से क्या बना है? मगड़ बना है। म से क्या बना है? मगड़ बना है। यदि काव्य में कहीं यस एस एस दिख गया तो वो क्या है? मगड़ है। देखो तारा त से क्या बन गया? तगड़ बन गया। ठीक है, और र से क्या बन गया? रगड़ बन गया। ठीक है, और ज से क्या बन गया? जगड़ बन गया। ठीक है, और भ से क्या बन गया? भगड़ बन गया। ठीक है, और न से क्या बन गया? नगड़ बन गया। ठीक है, और स से क्या बन गया? सगड़ बन गया। मेरे एग्जाम में पूछा गया था जगड़, मेरे एग्जाम में पूछा गया था जगड़, जो मैं नहीं कर पाया था। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे पूछेगा जगड़ तो जगड़ का 1S1 होता है, तुरंत हम लोग ये लिखेंगे और यहां से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कितना आसान सा कंसेप्ट था, बोलोगे हाँ भैया। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिख देता हूं जो इसी पर आधारित है, उसको एक बार बना के दिखाइए कि कैसे हम गणों की पहचान करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आप मेरे भाई छंद में इनके मात्रा को यदि आप लिख दीजिए, आप ये पहचानिए कि इसमें कौन सा हमारा गढ़ छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए यशोदा का करके दिखाइए, मायावी का करके दिखाइए, तालाब, राम जी, जलेश, भारत, नगर, सरिता, इन सब के आप गढ़ को निकाल के दिखाइए कि कौन कौन से इसमें गढ़ है। ठीक है, आपसे ऐसे ही नाम दे दिया जाएगा और ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यशोदा क्या होगा? यशोदा का क्या होगा? 1 होगा। स में 2 की मात्रा है इसलिए यहाँ पे 2 होगा। द में आ की मात्रा इसलिए यहाँ पे आ होगा। देखो मायावी में क्या है? म में आ की मात्रा इसलिए वर्तुल होगा, य में आ की मात्रा इसलिए वर्तुल होगा, व में बड़ी ई की मात्रा इसलिए वर्तुल होगा। ठीक है, तालाब में क्या होगा? तालाब में क्या होगा? तालाब में यहाँ पे दीर्घ मात्रा होगा, यहाँ पे दीर्घ मात्रा होगा, यहाँ पे 1 मात्रा होगा। राम जी में क्या होगा? यहाँ पे वर्तुल होगा, यहाँ पे 1 होगा और जी में बड़ी की मात्रा है इसलिए S1S बनेगा। जलेश में क्या होगा? हम इसको तेजी से बनाते हैं, 1S1 बनेगा और भारत में क्या बनेगा? S11 बनेगा और नगर में 111 बनेगा और सरिता में 112 बनेगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा गढ़ है। ऐसे अगर यदि आप लिखे रहोगे, ऐसे यदि आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी मेरे भाई यदि आप इतना लिखे रहोगे तो ये पता है कि 1S क्या कहलाता है? यगड़ कहलाता है। यानी यशोदा क्या है? यगड़ है हमारा। मायावी क्या है? तो मायावी क्या है? यदि यहाँ ट्रिपल एस बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे? मगड़ कहेंगे। ठीक है, यदि SS1 बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे? तगड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? तगड़ कहेंगे। ठीक है, यदि S1S बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे? रगड़ कहेंगे। ठीक है, यदि 1S1 बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? जगड़ कहेंगे। ठीक है, और यदि S11 बन रहा है तो इसको हम कहेंगे? भागड़ कहेंगे। ठीक है, भागड़ कहेंगे। और 111 बन रहा है तो इसको हम कहेंगे? नगड़ कहेंगे। और 11S बनेगा तो इसको हम कहेंगे? सगड़ कहेंगे। आप लोग भी बोलोगे कि क्या भैया आप हमको पंडित बना रहे हैं। मेरे भाई नहीं, मैं पंडित आपको नहीं बना रहा हूं, मैं आपको बस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको बस हल करने का एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छंद की ओर।
ठीक है, इसे नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, छंद के अवयव पढ़ लिए, अब छंद के भेद को पढ़ेंगे। देखिए चलिए, अब हम वो चीज पढ़ने वाले हैं जो आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी मात्रिक छंद के बारे में। ठीक है, देखिए आप लोग ऐसे लिखिएगा कि छंद के भेद कितने होते हैं, ऐसे आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो छंद के टोटल भेद कितने होते हैं, याद रहेगा आपको कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, एक हमारा होता है मात्रिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। ऐसे छंद जिसको हम मात्राओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोग लिखिएगा वार्णिक छंद, ऐसे छंद जिसको हम वर्णों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, हमारे 12th के सिलेबस में दिया है इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, सवैये, कवित्त, मालिंदी, ये सब वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद एक होता है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद, मुक्तक छंद जैसे हम लोग शायरी पढ़ते हैं ना, तो जितनी भी शायरियां होती है वो मुक्तक छंद में आती हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, मात्रिक छंद की बात कर रहे हैं। देखो एक्चुअली में जो 90% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो मात्रिक छंद से पूछा जाता है। ठीक है, तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक है सममात्रिक छंद, एक है किसमें, सममात्रिक छंद। ठीक है, एक हमारा होता है क्या चीज, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, लिखिएगा, मैं आपको लिखवाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज को लिखवाते हुए चल रहा हूं ताकि आप लोग भी सीखिए। और एक होता है हमारा विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो कितने प्रकार के सममात्रिक छंद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सममात्रिक छंद में होता क्या है, इसमें टोटल चरण कितने होते हैं, इसमें टोटल चरणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, टोटल चरणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा। इसमें अर्ध सममात्रिक में चरण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, और विषम मात्रिक में चरण की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 6 होती है। आप लोग बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि सममात्रिक में चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, अर्ध सममात्रिक में चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, विषम मात्रिक में चरण कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो सममात्रिक में क्या होता है, प्रत्येक चरण में मात्रा जो होती है वो समान होती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक विषम चरण में, प्रत्येक विषम चरण में जो मात्रा होती है वो समान होती है। ठीक है, और विषम मात्रिक छंद में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में जो मात्रा होती है वो असमान होती है, असमान होती है। ये 3 पॉइंट मेरे भाई आपको याद रहना चाहिए ताकि आप कोई भी परिभाषा खुद से मेरे भाई बना सकते हो, खुद से आप कोई भी परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं मेरे भाई जो ये आपको डायग्राम में बनाऊंगा ना, इस डायग्राम को देख के आप हर एक परिभाषा को अपने से लिख सकते हो मेरे भाई, परिभाषा याद करने की छंद में जरूरत नहीं होगी मेरे होते हुए। ठीक है, देखिए सममात्रिक छंद में क्या आते हैं, लिखिएगा अहीर। ठीक है, अहीर, दूसरा क्या आते हैं, तोमर, अहीर, फिर क्या आते हैं, तोमर, फिर क्या आते हैं, चौपाई, फिर क्या आते हैं, रोला, फिर क्या आते हैं, गीतिका, फिर क्या आते हैं, गीतिका, फिर क्या आते हैं, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आते हैं, तांटक, फिर उसके बाद क्या आते हैं, तांटक, फिर उसके बाद क्या आते हैं, वीर और आल्हा। ठीक है, आपके सिलेबस में जो भी है आप वही याद कीजिएगा। मेरा काम है मैं आपको पूरा लिखवाने का, मैं पूरा लिखवा देता हूं। आपके सिलेबस में यदि चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, आप इन्हीं चारों को याद करिएगा। ठीक है, लेकिन जो मैं परिभाषा आपको यहां से बनाने सिखाऊंगा ये परिभाषा आजीवन आपके लिए हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, देखिए अहिर में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11 मात्रा होती है। ठीक है, तोमर में कितनी मात्रा होती है, 12 मात्रा होती है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है।
रोला में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। गीतिका में कितनी मात्रा होती है? 26 मात्रा होती है। हरि गीतिका में कितनी मात्रा होती है? 28 मात्रा होती है। और तांडक में कितना होता है? 30 होता है। और वीर और आल्हा में कितनी मात्रा होती है? 31 मात्रा होती है। वीर और आल्हा में कितनी मात्रा होती है? 31 मात्रा होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसकी परिभाषा को याद करने का ट्रिक क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देख, मान लो यदि एग्जाम में मुझे चौपाई का परिभाषा लिखना है, चौपाई का परिभाषा कैसे मैं लिखूंगा? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। पहले ऐसे देखिएगा, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, चौपाई कहते हैं। अगर मुझे रोला की परिभाषा लिखनी है, रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। अपने फेयर में मेरे भाई, अपने बुक में जाके देख लो, यही परिभाषा सेम टू सेम लिखी गई। ये मैं परिभाषा बनाने की ट्रिक बताया हूं आपको। अगर मान लो मुझे हरि गीतिका की परिभाषा लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति या विराम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सममात्रिक छंद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या है? देखिए, लिखिए वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। फिर क्या है? वर्ब है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? दोहा। फिर क्या है? सोरठा। दोहा, सोरठा। फिर क्या है? उल्लाला। फिर क्या है? उल्लाला। ठीक है, उल्लाला। ठीक है, वर्ब है, दोहा, सोरठा, उल्लाला। वर्ब में कितनी संख्या होती है? देखो, 4 चरण है ना, तो 4 चरण कैसे होते हैं? एक हमारा ये चरण हो गया, कामा हो गया, एक हमारा दूसरा चरण हो गया, फिर यहाँ पे खड़ी पाई होती है कि नहीं? अरे ऐसे आनो बोलो मेरे भाई। यहाँ पे तीसरा चरण हो गया, ये हमारा हो गया चौथा चरण हो गया। तो ये हमारा पहला चरण, ये हमारा दूसरा चरण, ये हमारा तीसरा चरण, ये हमारा चौथा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में जो वर्ब में मात्रा होती है वो 12 होती है। यानी यहाँ की मात्रा और यहाँ की मात्रा गिनोगे तो मेरे भाई कितना होगी? 12 होगी। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है? 7 होती है। 5 का डिफरेंस होता है, 12 और 7। बात समझ में आ रही है? दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा होती है। बात समझ आ रही है? देखो, सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। तो इसमें क्या होगा? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है, और उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। टोटल मात्राओं की बात की जाए तो 24 मात्रा होती है। उल्लाला में कितनी होती है? पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, पहले और दूसरे चरण में 15 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। ये हमारी उल्लाला कहलाती है। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे याद करोगे ये भी ध्यान से देखना। मैं आपको एक एक परिभाषा लिखाऊंगा, आप यहां से समझ जाएंगे। जैसे देखिए ध्यान से, अगर मुझे दोहा का परिभाषा लिखना है तो मैं दोहा की परिभाषा कैसे लिखूंगा? भाई एकदम कंसेप्ट आसान है, एकदम बुक आपके सामने है, एक कंसेप्ट आपके सामने। कैसे लिखेंगे? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसे लिखेंगे? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कैसे लिखेंगे? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, सोरठा का परिभाषा लिखना है। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। सोरठा कहलाते हैं। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। ठीक है, ये पहला और तीसरा चरण है, ये दूसरा और चौथा चरण है। ठीक है, देखिए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में एक आता है हमारे पास कुंडलियां। क्या आता है? कुंडलियां। देखो, विषम मात्रिक छंद का पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक ये है मेरे भाई कि जैसे मान लो ये पूरी कविता हो गई, पूरी रचना हो गई, इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द मिलेगा। जैसे आगे यदि यहाँ पे राम लिखा हुआ है तो अंत में भी राम लिखा होगा। आप जाके मेरे भाई कोई भी बुक देख लो, पहला और अंतिम शब्द आपको मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, ये कुंडलियां का काम है। देखिए कुंडलियां किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो ऐसे लिखना D+R, डॉक्टर। क्या लिखना, डॉक्टर। टोटल कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। और इसके बाद इसी में आता है छप्पय। छप्पय, छप्पय में लिखना आरो। आरो, आरो का पानी देखे हो ना, तो लिख देना आरो, डॉक्टर आरो। देखिए कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4, शुरुआत के जो 4 चरण होते हैं वो दोहा होते हैं। शुरुआत के जो 4 चरण होते हैं वो दोहा होते हैं। अंतिम के 2 चरण क्या होते हैं, रोला होते हैं। अंतिम के 2 चरण क्या होते हैं, रोला होते हैं। ठीक है, शुरुआत के 4 चरण रोला होते हैं और अंतिम के जो 2 चरण होते हैं वो उल्लाला होते हैं। उसे उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया हूं, ये सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद का पूरा कंसेप्ट है। अब यहां से मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप परिभाषा लिखोगे अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे जगह बची हुई है, मैं देख लेता हूं जगह बची हुई क्योंकि मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैं एक एक परिभाषा आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूं। आप इसे सीखिएगा कि किस तरीके से हम परिभाषा लिख सकते हैं। वैसे तो मैं सबकी परिभाषा लिखते जाऊंगा तो मुझे ज्यादा समय लग जाएंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं मुझे किसकी परिभाषा लिखनी है। मान लो हर एक सिलेबस में मुझे, मान लो ये दोहा सबके सिलेबस में होता है। ठीक है, पहले मैं स्टार्टिंग से यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। मान लो मैं यहां से लिखना चालू करता हूं रोला का। रोला को कैसे लिखूं, जैसे देखो यहां पे ध्यान से, रोला को कैसे लिखूंगा, रोला एक सम मात्रिक छंद है, ऐसे लिखना आप लोग, यहां से यहां जाना। जैसे रोला एक सम मात्रिक छंद है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी रोला की, रोला एक सम मात्रिक छंद है। ठीक है, कोई लिखेगा नहीं मेरे भाई, कोई भी नहीं लिखेगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, सबका परिभाषा लिखा हुआ है, सब मैं परिभाषा लिखा हुआ। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप लिखना। लेकिन एक बार खुद से जब आप प्रयास करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, रोला एक सम मात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। इसमें 4 चरण होते हैं। आसान है कि नहीं है। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला कहलाता है, क्या कहलाता है, रोला कहलाता है, रोला कहलाता है। इसका बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने आपके उसमें लिखा हुआ है, नील सरोरु श्याम तरुण वरुण आरिज ने, वो वाली परिभाषा मैंने लिखा हुआ है। बहुत आसान सा परिभाषा है, उदाहरण है एकदम। ऐसे ऐसे उदाहरण में लिखा हूं मेरे भाई जो आपके लिए बिल्कुल आसान हो। ठीक है, 24 मात्राएं होती है, ऐसे लिख देना। 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है। यति यानी विराम होता है। ठीक है, अब जब आप ये परिभाषा अपने एग्जाम में लिखेंगे ना, या ये परिभाषा जब आप याद रखेंगे ना, तो ये परिभाषा एक अच्छे तरीके से होगी, एक सुंदर तरीके से होगी, एक कंसेप्ट वाइज होगी। ठीक है, आप यहां से पूरा बना सकते हैं। तो यदि रोला की परिभाषा और उदाहरण लिखनी है तो यहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। इसे लिख लीजिए। इसी के आधार पर यदि आपको मान लीजिए चौपाई का लिखना है तो क्या लिखेंगे, चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। नीचे वाला लाइन लिखना नहीं है, सिर्फ ये रोला में ही होता है 11 और 13 मात्रा। ठीक है, हरि गीतिका एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। क्लियर हो गया है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलोगे नहीं भैया हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं आपको लिखने सिखाता हूं दोहा सोरठा की परिभाषा। मतलब एक मैं आपको बता दूंगा और इसके आधार पे आप मेरे भाई सब कुछ लिख सकते हो। किस तरीके से आप लोग लिखोगे देखिए। मैं दोहा की परिभाषा लिख रहा हूं। देखो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से आप इस चार्ट से पूरी परिभाषा लिख सकते हो, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। देखिए अगर मान लीजिए मुझे दोहा का परिभाषा लिखना है तो लिखेंगे दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसे लिखोगे, यहां से अब डायरेक्ट ऊपर चले जाना, अर्ध सम
मात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोहा में? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में मैंने आपसे बताया था ना, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, तो ये दोनों समान होंगे, ये दोनों समान होंगे। तो पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आसान है। अब मेरे भाई ये बताओ कि आप कौन सा ऐसा दुनिया में परिभाषा जो आप नहीं ले सकते? यदि मुझे सोरठा का लिखना है, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में यहाँ पे 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पे 13 मात्रा हो जाएगी। अगर मुझे उल्लाला का यदि एग्जाम में दे दिया पूछने के लिए, तो उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। वो हमारा उल्लाला कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्लाला कहलाता है। कुंडलियां का लिखना होगा तो कैसे लिखोगे मेरे भाई? कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण की मात्राएं असमान होती हैं। कुंडलियां में आगे की जो 4 चरण होते हैं, उसमें 4 चरण में दोहा होते हैं। अंतिम के जो 2 चरण होते हैं उसमें रोला होते हैं। और पहले शब्द और अंतिम शब्द का पूरा मिलान होना चाहिए, तभी वो कुंडलिया कहलाता है। यदि मुझे छप्पा लिखना है तो छप्पा एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पे में 6 चरण होते हैं। छप्पे के प्रत्येक मात्रा असमान होती है। आगे की 4 पंक्ति में रोला होती है और अंतिम के 2 पंक्ति में उलाला होती है। ये हमारा छप्पा कहलाता है। ठीक है। हाँ, आपको मेरे भाई ये चीज सीखने को मिलेगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे पूरा कंटेंट आपने अच्छे से देख लिया। बोलोगे हाँ भैया। अब रही बात कि आपको एग्जाम देने के लिए आपके पास परिभाषा होनी चाहिए, आपके पास अच्छे अच्छे उदाहरण होने चाहिए जो आप याद कर सको। ठीक है। तो इसके लिए मैं मेरे भाई, आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, मेरे भाई आप उस पर क्लिक करना। आपको दोहा, रोला, सोरठा, इस सब के परिभाषा और उदाहरण, और इन सब की परिभाषा और उदाहरण और इसकी परिभाषा और उदाहरण मैं अपने खुद हाथ से लिखा हूं और बहुत ही आसान आसान उदाहरण लिया हूं जो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। ठीक है। आप उसको याद करके, उसको बना के, उसको एक बार प्रयास करिएगा बनाने के लिए, और वहां से देखिएगा कि आपको कितना सारा बेनिफिट होता है, कितना नॉलेज होता है। ठीक है। बात समझ में आई तो बोल देना हाँ भैया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।